Hello students, today myself Urmay Mishra I am taking your history classes, chapter 2nd and last part, policies of British in 19th century. Company pursued an aggressive policy of territorial expansion. ब्रिटिश सरकार ने अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए बहुत सी पॉलिसी अपनाई, जिनमें एक थी पैरामाउंटेंसी. Under Lord Hastings, Governor General, a new policy was introduced. Now, company claimed that its authority was paramount. लॉर्ड हेस्टिंग ने एक पैरामाउंटेंसी के पॉलिसी के थ्रू कहा कि यह कंपनी की पावर ही सबसे ज़्यादा सुप्रीम है. हैंस इट्स पावर वाज ग्रेटर देन अदर इंडियन स्टेट. भारत की किसी भी इंडियन स्टेट की तुलना में कंपनी की पावर ज़्यादा है और वही सब सुप्रीम है. इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट इट वाज जस्टिफाइड एनेक्सिंग एनी इंडियन किंगडम. और इसके बेस पर उन्होंने बहुत से राज्यों को अपने अंडर कंट्रोल में ले लिया. दिस प्रोसेस हाउएवर डिड नॉट गो under challenge. For example, when the British tried to annex a small state, Kittur, Rani Channamma took to arm and led an anti-British restrain a movement. इस प्रोसेस के थ्रू हालांकि ये एक चैलेंज था. फॉर एग्जांपल कुछ लोगों में, जिसमें एक किटूर में एक रानी चमन्ना थी जो उन्होंने ब्रिटिश से इस पॉलिसी के विरोध में लड़ाई लड़ी. शी वॉज अरेस्टेड इन 1824 एंड डाइड इन प्रिजन. उनको 1824 में गिरफ्तार कर लिया गया और 1829 में ब्रिटिश वो जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई. दूसरी पॉलिसी थी, एक इम्पॉर्टेंट पॉलिसी जो ब्रिटिशर्स की थी, वो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स. The final wave of annexation occurred under the Lord Dalhousie, who was the Governor General from 1848 to 1856. He devised a policy that came to be known as a doctrine of lapse. एक फाइनल लॉर्ड डलहौजी ने एक ऐसी पॉलिसी बनाई थी जिसके अंदर द डॉक्ट्राइन डिक्लेयर द इंडियन रूलर डाइड विदाउट मेल हायर हिज किंगडम वॉज लैप्स. अगर किसी राजा के पुत्र नहीं होता था और बेटा नहीं होता था तो उसके राज्य को ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने अंडर में ले लेती थी, यानी उसके राज्य को ख़त्म कर देती. डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स. इसके अधिकार के थ्रू किसी भी मेल चाइल्ड न होने पर उस राज्य को का अधिकार ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास चला जाता था. और आफ्टर द अनदर वाज अनेक्स सिंपली बाय अप्लाइंग द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के थ्रू उन्होंने बहुत से ऐसे जगह थी जहाँ जिनको अपने कब्जे में रह लिया, जिसमें संबलपुर, उदयपुर, नागपुर, झांसी जैसी जगह थी जहाँ पर उन्होंने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के थ्रू अपने पास ले लिया. झांसी की जो लड़ाई थी उसका मेन झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से लड़ाई भी इसी बात पर हुई थी, क्योंकि उनके दत्तक पुत्र की वजह से ब्रिटिशर्स उनके राज्य को अपने अंडर में लेना चाहते. तो ये सारी ये जो पॉलिसी थी वही 1857 की लड़ाई का कारण बनी. एक जो कारण बनी उनमें से एक था एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू एडमिनिस्ट्रेशन. वॉरेन हेस्टिंग एंड लॉर्ड कॉर्नवालिस वॉज इम्पॉर्टेंट फिगर हु प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन एक्सपेंशन ऑफ कंपनी पावर. यहाँ दो गवर्नर जनरल थे, वॉरेन हेस्टिंग एंड लॉर्ड कॉर्नवालिस, जिन्होंने कंपनी के राज्य को फैलाने में बड़ा योगदान दिया. यह ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन डिवाइडेड इनटू द 3 प्रेसिडेंसीज. और इन्होंने ब्रिटिश जो शासन था, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो 3 जगहों पर डिवाइड था. उनके लिए 3 ब्रिटिश लोगों के मेन केंद्र हुआ करते थे. एक तो बंगाल, मद्रास एंड बॉम्बे. ईच वाज रूल्ड बाय गवर्नर. और सब में एक गवर्नर जनरल हुआ करता था. द सुप्रीम हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन वाज गवर्नर जनरल. फ्रॉम 17 to 72 this system of justice was established. 17 जो में एक नया जस्टिस का सिस्टम इस्टेब्लिश किया गया, जिसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट बनाए गए. द क्रिमिनल कोर्ट वर स्टिल अंडर द काजी एंड मुफ्ती बट द अंडर सुपरविजन ऑफ कलेक्टर्स. क्रिमिनल कोर्ट जो थे वो मुफ्ती और काजी के अंडर में होते और उसकी देखभाल एक कलेक्टर करता था. लॉर्ड कॉर्नवालिस द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया फ्रॉम 1786 to 1792 वॉज अ फाउंडर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज. इसी बीच में ब्रिटिशर ने अपनी एक सिविल सर्विस स्टार्ट की थी, जिसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसकी नींव रखी थी. ही सेपरेटेड द जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव एंड आल्सो इंट्रोड्यूस द पोस्ट ऑफ कलेक्टर. द कलेक्टर एंड ऑफिस सिविल सर्विस वाज सपोज टू कलेक्ट द रेवेन्यू एंड मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर इन डिस्ट्रिक्ट. सिविल सर्विसेज में कलेक्टर होता था जो टैक्सेस कलेक्ट करता था और
लॉ एंड डिस्ट्रिक्ट में लॉ एंड ऑर्डर को बना के रखता था। द सिविल सर्वेंट वर रिक्रूटेड थ्रू द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन हेल्ड इन ब्रिटिश। और ये सिविल सर्वेंट जो थे वो उनका एक एग्ज़ाम होता था जो ब्रिटेन में होता था, और उसके थ्रू इनको सेलेक्ट किया जाता था, जहाँ से ये सेलेक्ट होकर इंडिया में सिविल ऑफिशियल के रूप में नियुक्त हो जाते थे। द ईस्ट इंडिया कंपनी अडॉप्टेड अ मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट इन हिज आर्मी। इसी तरह ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी आर्मी में भी रिक्रूटमेंट शुरू करा, नियुक्तियाँ शुरू करी। द ब्रिटिश आर्मी इन इंडिया हैड इंडियन सोल्जर्स नोन एज सिपॉयज, सिपाही, हाउएवर द ऑफिसर्स वर ऑल ब्रिटिश। ब्रिटिश आर्मी में बहुत से जो इंडियन सिपाहियों की नियुक्ति की जाती थी, इन्हें रिवॉर्ड देने के लालच में या वो अच्छी सैलरी के लालच में वहाँ पर आ जाते थे, उन्हें सिपाही या सिपॉयज कहा जाता था। उनका जो हेड होता था, हाउएवर द ऑफिशियल्स वर ऑल ब्रिटिश, उनके अधिकारी जो होते थे वो ब्रिटिश होते थे। सिपाहीज वर पुट स्टाइल ट्रेनिंग हिज डिसिप्लिन इनिशियली द सोल्जर्स गॉट अट्रैक्टेड बाय द बेटर पे एंड बेटर वर्किंग कंडीशन। सिपाहीज इसलिए आते थे कि उन्हें लगता था कि सैलरी अच्छी मिलेगी और बेटर कंडीशन भी होगी। येट एज द टाइम पास दे रियलाइज द मिस्टेक्स सेंस ऑफ नेशनलिज्म। हालांकि धीरे धीरे उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हुआ और राष्ट्रवाद की भावना उनमें डेवलप हुई, और इसी वजह से 1857 में सिपॉयज सिपाहियों ने क्रांति की थी। नाउ आई विल कंटिन्यू दिस चैप्टर इन नेक्स्ट पार्ट. Read this chapter carefully and do some question answers. Have a nice day.